हेलो एवरीवन। पिछली क्लासों के अंदर अपन ने चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 3 तक स्टडी की थी, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले बात की थी परागण की परिभाषा। सेकंड चैप्टर में अपन ने स्वपरागण के बारे में, या सेकंड पार्ट के अंदर तीसरा जो पार्ट था अपना, उसके अंदर अपन ने पर परागण के प्रकार और उसके लिए आवश्यक अनुकूलनों के बारे में पढ़ा था। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का पार्ट 4। उसके अंदर टॉपिक है अपना असंगतता या अनिश्चितता। होती क्या है कि भाई पादपों के अंदर पूर्ण कार्यशील व जननक्षम नर व मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में विफलता को क्या कहते हैं अपन? असंगतता या फिर अनिश्चितता। अनिश्चितता कहते हैं। यहाँ अपन ने बोला है कि भाई दिखने में और अपन आनुवंशिक रूप से देखें तो वो पूर्ण रूप से कार्यशील है और जननक्षम भी है। कौन से? नर युग्मक अपन बात करें परागकण, और मादा युग्मक में अपन बात करें बीजांड या भ्रूणकोश। उसके अंदर सब चीज़ें नॉर्मल है, फिर भी उनके अंदर निषेचन नहीं हो पा रहा है, विफल हो पा रहा है। उसको अपन क्या नाम देते हैं? अनिश्चितता। इसकी बात करें अपन तो अनिश्चितता के जो कारक है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं कार्यकीय कारक और दूसरे आनुवंशिक। आनुवंशिक कारक की अपन बात करें तो उसके अंदर मुख्य रूप से क्या होगा? उसका जीन प्ररूप, ठीक है, जिसके अंदर युग्म विकल्पियों का प्रकार मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। आगे बात करते हैं इसके प्रकार की। प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से दो प्रकार है इसके। पहला है अंतर्जातीय और दूसरा है अंतराजातीय। क्या चीज? स्व अनिश्चित। अंतर्जातीय की अपन बात करें तो इसके अंदर मुख्य रूप से एक ही वंश की दो जातियों के मध्य निषेचन की विफलता किसके अंदर आएगी? अंतर्जातीय के अंदर। जैसे अपन बात करें दो वंश है, नहीं, एक वंश है ब्रेसिका, जिसकी दो जातियां, एक तो कैम्पेस्ट्रिस और उसका निषेचन इसी की दूसरी जाति जिसका नाम है ब्रेसिका रापा, ठीक है। ये है सरसों और ये मूली। तो सरसों के परागकण जो है मूली के परागकण या अपन बोले वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित नहीं हो पाएंगे। तो अगर एक ही वंश की दो जातियों के मध्य निषेचन नहीं हो पा रहा है तो वो कौन सी स्व अनिश्चितता होती है? अंतर्जातीय, ठीक है। यहाँ पे ये वंश है और ये भी वंश, ये इसकी क्या है? दो जाति, एक कैम्पेस्ट्रिस और दूसरी रापा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा प्रकार जिसका नाम है अंतराजातीय स्व अनिश्चितता। इसके अंदर अपन बात करें तो एक ही जाति के दो सदस्यों के मध्य निषेचन में विफलता को क्या कहेंगे अपन? अंतराजातीय स्व अनिश्चितता। ये मुख्य रूप से पाई जाती है आपके प्रिमुला के अंदर। प्रिमुला में क्या होता है? दो प्लांट जो एक ही जाति है लेकिन उनके मध्य
एक के परागकण दूसरे की वर्तिकाग्र पर जाकर क्या नहीं कर पाते, निषेचन नहीं कर पाते। तो सीधा सा है, जाति एक है लेकिन दो सदस्यों के मध्य निषेचन नहीं हो पा रहा, तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, अंतराजातीय स्वनिषेचता। तो ये था अपना कौन सा, अनिषेचता टॉपिक। इसके कारक की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्वनिषेचता के कारक, मुख्य रूप से कारिकीय और अकारिकीय। इसके अंदर अपन बात करें कि ये स्वनिषेचता उत्पन्न क्यों होती है, तो इसके लिए मुख्य रूप से जो कारक होता है वो तीसरा कारक है अपना कौन सा, आनुवंशिक कारक। ठीक है, फिजियोलॉजिकल, ये कारिकी का अर्थ क्या हुआ कि पादप के अंदर जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही है उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, स्वनिषेचता। अकारिकीय, अकारिकीय में अपन ने उदाहरण पढ़ा था कि कुछ पादपों के अंदर क्या होती है, वर्तिका की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, परागकण छोटे होते हैं, या अपन बोले पुंकेसर छोटे होते हैं, जिसकी वजह से बाह्य दिखावट के हिसाब से क्या होती है, उसमें निषेचन में विफलता आ जाती है। तीसरा जो कारक है जिसका नाम है आनुवंशिक कारक। यहाँ पे अपन बात करें कि ये जो स्वनिषेचता है उसको रेगुलेट या नियमित करने वाले कौन होते हैं, जीन प्ररूप। ठीक है, और इन जीन प्ररूपों का अपन बात करें तो इसके अंदर जो युग्म विकल्पी होते हैं वो बहुयुग्म विकल्पी होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था जीन प्ररूप मेंडल वाले प्रयोग के अंदर के लंबे पादप के लिए कैपिटल टी था, तो यहाँ पे भी वहाँ पे एक जीन प्ररूप में युग्म विकल्पी कितने थे, केवल 2 ही। लेकिन स्वनिषेचता को निर्धारित करने वाले जो जीन प्ररूप होते हैं उसके अंदर युग्म विकल्पियों की संख्या 2 से अधिक होती है, इसलिए कैसे युग्म विकल्पी होते हैं, बहुयुग्म विकल्पी। यहाँ पे अपन बात करें तो कारक के रूप में अगर परागकण का जीन प्ररूप उत्तरदायी है, किसके लिए, स्वनिषेचता के लिए। ठीक है, अगर परागकण का जीन प्ररूप स्वनिषेचता के लिए उत्तरदायी है तो उसको अपन नाम देते हैं युग्मकोद्भिद स्वनिषेचता। ठीक है, सिर्फ वापस बता दूं, आनुवंशिक कारक के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जीन प्ररूप उत्तरदायी होता है स्वनिषेचता के लिए, और जीन प्ररूप में भी कौन से, बहुयुग्म विकल्पी उत्तरदायी होते हैं। अगर ये जीन प्ररूप किसका हो, परागकण का जीन प्ररूप हो, किसको प्रभावित करने के लिए, स्वनिषेचता को, तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, युग्मकोद्भिद स्वनिषेचता। अगर यही आनुवंशिक कारक बीजाणुद्भिद उत्तक का जीन प्ररूप हो तो ऐसी अनिषेचता जो उत्पन्न होगी उसको अपन क्या नाम देंगे, बीजाणुद्भिद स्वनिषेचता। ठीक है, यहाँ पे बीजाणुद्भिद उत्तक का अर्थ क्या हुआ, जैसे टेपिटम का जीन प्ररूप प्रभावित कर रहा है, या फिर अपन बोले परागकण की जो मात्र कोशिका है उसका जीन प्ररूप प्रभावित कर रहा है, कोई भी 2n कोशिका का जीन प्ररूप प्रभावित कर रहा है, तो कौन सी अनिश्चितता हो जाएगी, बीजाणुद्भिद। तो यहाँ पे परागकण जो कि क्या होता है, n अगुणित का अगर जीन प्ररूप स्व अनिश्चितता को प्रभावित कर रहा है तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता। अब बात करते हैं इसके परिणाम की। किसके परिणाम, स्व अनिश्चितता के परिणाम। इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या अनियमितताएं उत्पन्न होगी, तो उसके अंदर पहली अपन बात करें, पहली है परागकण का अंकुरण नहीं हो पाना। दूसरी कि भाई कुछ कारक है जिसकी वजह से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच तो पा रहे हैं लेकिन वहां जाकर उनको उपयुक्त माध्यम नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो अंकुरित ही नहीं हो पा रहे। अंकुरित नहीं होंगे तो पराग नलिका नहीं बनेगी। दूसरी, पराग नलिका की वृद्धि नहीं हो पाना। तीसरा, पराग नलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंच पाना।
चौथा, पराग नलिका का बीच में ही फट जाना। और लास्ट, पराग नलिका के अंदर आने वाले जो नर युग्मक है उसके केंद्रकों का संलयन नहीं हो पाना। ठीक है, तो ये सब परिणाम उत्पन्न होंगे किसके कारण? स्व अनिषेच्यता के कारण। अगर अपन बात करें, वापस रिकॉल करते हैं एक बार, सबसे पहले तो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच तो पा रहा है, लेकिन वहां पर अंकुरण के लिए माध्यम नहीं प्रोवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से अंकुरण हो ही नहीं पा रहा है। अंकुरण हो गया तो पराग नलिका जो बनी उसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। पराग नलिका बन गई तो वो सही स्थान जहां पे जाना चाहिए बीजांड के अंदर अंड कोशिका के पास, तो वहां पे नहीं पहुंच पाएगी। नेक्स्ट, या फिर पराग नलिका वृद्धि के दौरान उसके नर युग्मक जो है बीच रास्ते में क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं, क्योंकि वो बीच में क्या हो जाती है? फट जाती है। और अंत में सही स्थान पर पहुंच भी रही है, फट भी नहीं रही है, लेकिन अंड कोशिका के साथ में नर युग्मकों के केंद्रकों का क्या नहीं हो पा रहा है? संलयन नहीं हो पा रहा। तो ये सब परिणाम है किसके? स्व अनिषेच्यता के। अगला टॉपिक है अपना निषेचन। इससे पहले अपन ने स्व अनिषेच्यता पढ़ा था, उसके प्रकार, उसके कारक और लास्ट में उसके परिणाम पढ़े। अब बात करते हैं निषेचन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निषेचन किसे कहते हैं? सीधा है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा ही है। नर व मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया है इसके खोजकर्ता के बारे में। पादपों के अंदर निषेचन की खोज जो है स्ट्रासबर्गर ने की थी। साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रासबर्गर। ठीक है, और किस पादप में? लीलियम पादप के अंदर खोज की थी। ये छोटा क्वेश्चन 1 से 13 जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर उसमें पूछा भी गया है। ठीक है, खोजकर्ता का नाम और कौन से पादप के अंदर? लीलियम पादप। आगे अपन बात करें, निषेचन के अंदर सबसे पहला हेडिंग होगा अपना कौन सा? परागकण का अंकुरण। आपको पता है परागकण जैसे ही परागकोश से जड़ते हैं कहाँ पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर। ठीक है, वर्तिकाग्र पर क्या मौजूद होते हैं? वसा, रेजिन इत्यादि, क्या? शर्करा इत्यादि माध्यम उपलब्ध होते हैं। ये जो माध्यम है परागकण के अंकुरण के लिए क्या होते हैं? उपयुक्त होते हैं। जैसे ही ये माध्यम मिलता है वर्तिकाग्र पर किसको? परागकण को, तो परागकण का क्या होना स्टार्ट हो जाता है? अंकुरण। ठीक है, आगे अपन बात करें, परागकण का जैसे ही अंकुरण होगा तो अगला स्टेप जो होगा परागकण का अंकुरण, ये इसका क्या हुआ? अंकुरण। तो क्या बनेगी? पराग नलिका। ठीक है, पराग नलिका का क्या होगा? निर्माण। अब परागकण का अंकुरण के टाइम अगर पराग नलिका एक ही बन रही है तो उसको एक नलिकीय परागकण कहते हैं, और एक से ज़्यादा बन रही है तो उसको बहुनलिकीय परागकण कहते हैं। तो अपन यहाँ परागकण के प्रकार पढ़ रहे हैं उसके अंकुरण के आधार पे। किसके आधार पे? अंकुरण के आधार पे। ठीक है, अगर परागकण के अंकुरण के समय किसका निर्माण हो? एक ही पराग नलिका, तो उसको अपन नाम देते हैं एक नलिकीय परागकण अंकुरण, जो कि
अधिकांश पादपों में मिलता है। इसके उदाहरण जितने भी आवर्तबीजी पादप हैं उनमें से अधिकांश के अंदर ये स्थिति मिलती है कि परागकण का जैसे ही अंकुरण होता है, ये माध्यम मिलने पर तो एक ही परागनली निकलती है, और इसीलिए ऐसे परागकण के अंकुरण को अपन क्या नाम देते हैं, एक नली की। अगर अंकुरण के समय एक से अधिक मतलब 2 या 3 परागनली बन रही है, एक से अधिक परागनलिका निर्मित हो तो उसको अपन नाम देंगे क्या, बहुनलिकीय परागकण अंकुरण। ठीक है, यहां पे ये ध्यान देने योग्य बात है, बनेगी तो भाई एक से ज्यादा, लेकिन अंत में बीजांड के अंदर प्रवेश जो करेगी और आगे निषेचन में जो काम आएगी वो एक ही होगी, अंततः एक ही क्या रहेगी, क्रियाशील रहेगी। निर्माण तो एक से ज्यादा का हो रहा है, लेकिन फाइनली क्या होगी, एक ही क्रियाशील रहेगी, बाकी सब क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये स्थिति किसमें मिलती है, आवर्तबीजी पादपों के 2 फैमिलीज है, जिसके अंदर एक है कुकुरबिटेसी और दूसरी है मालवेसी। ये जो 2 कुल है उनके अंदर कैसी स्थिति मिलती है, बहुनलिकीय परागकण अंकुरण वाली। तो वापस परागकण का अंकुरण के टाइम नलिकाओं की या पराग नलिकाओं की संख्या कितनी होती है, उसके आधार पे परागकण अंकुरण 2 प्रकार का हो गया। एक तो हो गया एक नलिकीय, ठीक है, जिसके अंदर एक ही नलिका या पराग नलिका बनेगी जो अधिकांश आवर्तबीजियों में मिलेगी। एक स्थिति है जिसमें एक परागकण के अंकुरण के समय एक से अधिक क्या बने, पराग नलिकाएं निर्मित हो, तो उसको अपन नाम देते हैं क्या, बहुनलिकीय परागकण अंकुरण। ये स्थिति मिलती है 2 कुल, मुख्य रूप से कुकुरबिटेसी और मालवेसी की। यहाँ पे एक चीज और है, एक टर्म आता है अंकुरण काल, इसकी छोटी परिभाषा बनती है यहाँ। क्या होता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण अंकुरण में लगने वाला जो समय है क्या कहलाता है, अंकुरण काल कहलाता है। ये मान लो परागकण है अपना, एक बार जैसे ही क्या पहुंच गया, वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद पहुंचने के बाद मान लो किसी में आधे घंटे का टाइम ले रहा है, किसी में 1 दिन का टाइम ले रहा है, तो वो जो टाइम उसके द्वारा अंकुरण के दौरान लिया जा रहा है उसको अपन क्या नाम देते हैं, अंकुरण काल। ठीक है, तो ये अपने निषेचन के अंदर पहला हेडिंग था परागकण का अंकुरण। आगे बढ़ते हैं, निषेचन के अंदर पहला पढ़ा था परागकण का अंकुरण। अब दूसरा बात कर रहे हैं अपन पराग नलिका की वृद्धि। ये जो वृद्धि है पराग नलिका की किसके अंदर, वर्तिका के अंदर, वो मुख्य रूप से किसकी संरचना पर, वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। आपको पता है, आपने अंडक के अंदर 3 भाग पढ़े थे, ठीक है, ये था अपना मंच जिस पर आकर मुख्य रूप से परागकण गिरते हैं, जिससे अपन नाम क्या देते हैं, वर्तिकाग्र। दूसरा अपना क्या है, वर्तिका, और तीसरा क्या है, अंडाशय। ये 3 चीजें थी आपके अंडक की संरचना के अंदर। अब यहाँ पर बना हुआ या गिरने वाला जो परागकण है उसका जब अंकुरण होगा तो ये पराग नलिका बनेगी और उसकी वृद्धि मुख्य रूप से किसकी आंतरिक संरचना पर, वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करेगी। और वर्तिका के प्रकार होंगे किसके आधार पर, आंतरिक संरचना के आधार पर। यहां पे अपन बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार है। सबसे पहले है खोखली वर्तिका,
दूसरी है ठोस वर्तिका और तीसरा है अपना अंतरकोशिकीय अवकाश युक्त वर्तिका। ये तीन स्थितियां। खोखली का मतलब क्या हुआ, तीनों में पहले अंतर इस डायग्राम के थ्रू ही अपन समझ लेते हैं। खोखली का मतलब ये हुआ कि ऐसी वर्तिका के अंदर जो गुहा होगी बिल्कुल ही खोखली होगी, वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोशिकाएं नहीं होगी, जिसकी वजह से परागनलिका की जो वृद्धि है आसानी से हो जाएगी और परागनलिका अंदर की तरफ मौजूद किससे अंदर मुख्य रूप से बीजांड के अंदर क्या कर लेगी, प्रवेश कर लेगी। ये स्थिति है। खोखली के अंदर गुहा क्या रहती है, प्रेजेंट, और गुहा किसके द्वारा बनती है, यहाँ पे मुख्य रूप से सेल्स या अपन बोले कोशिकाएं क्या रहती है, अब्सेंट होती है। किसके अंदर, वर्तिका के अंदर। कोशिकाएं अब्सेंट होने की वजह से क्या होगी, गुहा उपस्थित होगी और परागनलिका है वो आसानी से क्या कर लेगी, वृद्धि कर लेगी। ये जो स्थिति है राइबीज नामक पादप के अंदर मिलती। सेकेंड जो स्थिति है ठोस वर्तिका, यहाँ पे क्या होगी, जो मुख्य रूप से वर्तिका की जो गुहा है उसके अंदर सेल्स या अपन बोले कोशिकाएं क्या रहेगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। और जिसकी वजह से अब यहाँ पे परागनलिका जो वृद्धि करती हुई आएगी उसके द्वारा पैक्टिनेज एंजाइम का क्या होगा, स्त्रवण होगा और इस एंजाइम से जो कोशिकाएं हैं नष्ट होगी और वर्तिका के अंदर क्या बनेगा, रास्ता बनेगा। उसी रास्ते के थ्रू क्या करेगी, ये जो परागनलिका है बीजांड तक पहुंचेगी। अगर अपन आंतरिक संरचना की बात करें तो इसी चित्र के अंदर देखो, ये रही वर्तिका, अभी ये बनी हुई क्या है, खोखली। अगर इसके अंदर मैं बोलूँ यहाँ पे ये पादप कोशिकाएं उपस्थित हैं, प्लांट सेल्स है, ठीक है, और सेल्स होने की वजह से अब यहाँ पे वृद्धि करने वाली जो परागनलिका जैसे यहाँ पहुँचेगी तो आगे टकराना पड़ेगा किससे, सेल्स। ये पूरी में भरी रहती है। अब यहाँ पे आते ही ये क्या करती है, एक एंजाइम का स्त्रवण करती है जिसका नाम क्या है, पैक्टिनेज। पैक्टिनेज क्या होता है, ये जो कोशिकाएं मौजूद है उसकी कोशिका भित्ति को क्या करती है, तोड़ती है। पैक्टिनेज एंजाइम जैसे जैसे तोड़ेगा तो अपने आप कोशिकाओं के बीच में क्या हो जाएगा, खाली स्थान बन जाएगा और उसी खाली स्थान से परागनलिका क्या करेगी, बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो ये होती है कौन सी, ठोस वर्तिका, ठीक है। दोनों में मुख्य अंतर क्या था, सेल्स यहाँ अनुपस्थित थी जिसकी वजह से खोखली गुहा थी। यहाँ सेल्स उपस्थित हैं तो यहाँ गुहा बनानी पड़ेगी। बनाएगी कौन, कि परागनलिका के द्वारा कौन सा एंजाइम होगा, पैक्टिनेज एंजाइम स्त्रवित होगा जो सेल्स के बीच में गुहा बनाएगा और उसी गुहा के थ्रू ये जो परागनलिका है कहाँ पहुँच पाएगी, बीजांड के अंदर। तीसरा जो होता है, यहाँ पे भी क्या कोशिकाएं क्या होती है, प्रेजेंट होती है, लेकिन कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिक स्थल होगा, मतलब कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई नहीं होगी, उनके बीच में खाली स्थान उपस्थित होगा और परागनलिका जो है वो इस खाली स्थान से क्या करेगी, बीजांड की तरफ प्रवेश करेगी। इसी डायग्राम में अपन समझने की कोशिश करें तो ये स्थिति लेते हैं। पहले ये रही वर्तिका, अगर ये बन गई कौन सी, खोखली। अगर सेल्स एक दूसरे से सटी हुई है, चिपकी हुई है तो कौन सी हो गई, ठोस। अगर यहाँ पे सेल्स मौजूद है लेकिन सेल्स के बीच में क्या उपस्थित है, बहुत सारा क्या है, खाली स्थान उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में ये परागनलिका क्या करेगी, इनके बीचों बीच में जितना भी खाली स्थान है वहाँ से होती हुई कहाँ चली जाएगी, बीजांड के अंदर चली जाएगी। तो ये होती है तीसरी अंतरकोशिक अवकाश युक्त वर्तिका। ये स्थिति
ये वाली स्थिति मिलती है अधिकांश पादपों के अंदर, जितने भी आवर्तबीजी है उसमें से ज़्यादातर के अंदर कौन सी ठोस वर्तिका पाई जाती है। ये स्थिति कुछ पादप जैसे कि मुख्य रूप से अपन बात करें आइनोथेरा व पिटूनिया पादप के अंदर ये स्थिति पाई जाती है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल याद कर लेना। तो ये जो वृद्धि करेगी मुख्य रूप से किसकी संरचना क्या पर निर्भर करेगी, वर्तिका की संरचना के भी प्रकार पढ़ लिए अपन ने, खोखली, ठोस और अंतरकोशिक अवकाशीय। आगे अपन बात करते हैं इस पराग नलिका की वृद्धि के दो लक्षण होते हैं। एक तो हमेशा अंडाशय की तरफ वृद्धि करेगी और अंडाशय की तरफ वृद्धि करने के पीछे कारण क्या होगा, यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, रसायनुवर्ती क्रिया होती है, जिसके कारण ही ये अंडाशय की तरफ ही वृद्धि करेगी। रसायन अनुवर्ती का अर्थ ये हुआ कि अंडाशय के अंदर मौजूद जो रसायन है वो पराग नलिका को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो वृद्धि होती है वो एक दिशीय होती है। ठीक है, तो ये थे प्रमुख बिंदु पराग नलिका की वृद्धि के बारे में।